Hey everyone, welcome back to my channel Learn and Earn. So today we are going to come up with investment basics. Investment क्या होता है, कैसे करेंगे, इसमें काफ़ी सारी नई नई टर्म्स आएंगी जो हमने सीखनी है। तो आज हम इसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे और इस पर बहुत सारी बातें भी करेंगे कि इन्वेस्टमेंट बेसिक्स आखिर होता क्या है। तो एक इन्वेस्टमेंट मैं आपको बताती हूँ इन्वेस्टमेंट क्या होती है। एक इन्वेस्टमेंट एक ऐसा है कि एक इन्वेस्टमेंट हम तब करते हैं। देखो, सबसे पहले समझो कि इन्वेस्टमेंट होती क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट वो होता है जब हम अपनी सेविंग्स को इस्तेमाल करते हैं किसी भी व्हेन वी यूज़ सेविंग्स इन ऑर्डर टू गेट रिटर्न इन द फ्यूचर, कि हम अपनी सेविंग्स को इस्तेमाल करते हैं। जो सेविंग्स हमारे पास इतने टाइम से पड़ी हुई हम उसको इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें उस पर प्रॉफिट हो, ताकि हमें उस पर पैसे मिले इन फ्यूचर में, उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे अब मेरी एक फ़ोटोकॉपी वाली शॉप है, मुझे एक लेज़र कॉपी प्रिंटर चाहिए, मैंने उस पर इन्वेस्टमेंट किया, मैंने उसको ख़रीदा, मेरे पैसे ही उस चीज़ पे इन्वेस्ट हुए हैं, मैंने ख़रीदा है वो, तो वो मशीन क्या होगी, मेरे लिए इन्वेस्टमेंट होगी। इन फ्यूचर जब मेरी शॉप चलने लग जाएगी तो काफ़ी लोग मेरे पास आएंगे कि मेरा ये फ़ोटोकॉपी कर दो, मेरा ये फ़ोटोकॉपी कर दो। तो मैं जब वो फ़ोटोकॉपी यूज़ करूँगी तो ऐसे तो मुझे पैसे मिल रहे हैं ना, कि मैं फ़ोटोकॉपी के पैसे ले रही हूँ। कैसे मिले मुझे वो पैसे जो मैं फ़ोटोकॉपी के लोगों से ले रही हूँ मुझे कैसे मिले, क्योंकि मैंने उस पर इन्वेस्टमेंट की थी, वो उस मशीन पे इन्वेस्टमेंट करी थी। तो इसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि जब हम अपना पैसा लगाते हैं किसी चीज़ पे ताकि हमें उसके ऊपर हमें प्रॉफिट हो, या हमें उसके बाद आगे जाके हमें उसके रिटर्न्स मिले। ठीक है, अब ज़रूरत ही क्या है इन्वेस्टमेंट की, क्यों करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले तो हमें ताकि रिटर्न मिल सके आइडल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनका अभी कोई काम नहीं है लेकिन हमारे पास वो वैसे फ्री बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हमें उन पे रिटर्न चाहिए इसीलिए, ठीक है, ताकि हम एक स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी बना सके अपना एक स्पेसिफिक गोल को अटेन करने के लिए, उसको लेने के लिए। उसको जैसे हम कोई भी गोल रखते हैं ना कि हाँ मुझे 1 साल के अंदर मुझे 1 लाख तो कमाना ही कमाना है, विच इज़ अ वेरी लिटिल मनी। ठीक है, क्योंकि वन ईयर के अंदर आप 1 लाख कमा रहे हो तो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि आप 1 लाख को 12 मंथ्स में डिवाइड करोगे तो बहुत कम पैसा मतलब आप कर रहे हो। हाँ, अगर मैं कह रही हूँ कि ठीक है मुझे 12 मंथ्स के अंदर यानी 1 ईयर के अंदर मुझे 1 लाख सेव करना ही करना है, तो आप सेविंग कर रहे हो। ठीक है, मतलब आप एक तरह से एक सम ऑफ मनी, मतलब एक अमाउंट बल्ज मनी का जो है वो आप एक स्पेसिफाई करते हो, एक जनरेट करते हो ताकि आप अपने गोल को अटेन कर सको। अटेन का मतलब वो तो उसे हासिल कर सको। ठीक है, तो फिर हम एक बनाते हैं कि अपने अनसर्टेन फ्यूचर के लिए, हमें नहीं पता कि आज मैं हूँ कल नहीं हूँ, तो उस चीज़ के लिए भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि हमें कुछ भी अगर दिक्कत वगैरह हो तो मुझे वो पैसे मिल जाए और मैं अपना इलाज करवा सकूँ। फिर है इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन इज़ द रेट एट विच द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीजेज। इट इज़ द रेट एट विच द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीजेज। मतलब एक ऐसा रेट है कि जिसपे हमारा जो खाने पीने का सामान है, हमारे घर का हाउस होल्ड जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होती जाती है। ये वो एक रेट है, ये परसेंट है। ठीक है, अब हमें स्टार्ट कब कर देना चाहिए। ठीक, अच्छा वेट, हमें इन्वेस्टमेंट कब करनी चाहिए। हमें इन्वेस्टमेंट अर्ली करनी चाहिए, रेगुलरली करनी चाहिए और लंबे टाइम पीरियड के लिए करनी चाहिए। हमें क्या क्या केयर्स लेने चाहिए, हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जब हम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। सबसे पहले इनमें से आप कोई भी 10, या मैंने इसमें से सिर्फ 8 किए हैं जो कि बहुत ईजी हैं, तो मैं आपको वो बता देती हूँ। आप वो लिख सकते हो, ऑब्टेन रिटन डॉक्यूमेंट, रीड एंड अंडरस्टैंड दैम, वेरीफाई द लीगलिटी of the investment, find out cost and benefits, assess risk return profile, know the liquidity, compare the details with earlier investment, deal only through an authorized intermediary। मतलब सबसे पहले तो आप रिटन डॉक्यूमेंट ऑब्टेन करोगे, उन्हें अच्छे से पढ़ोगे समझोगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट आपने करनी है, ठीक है, उसकी आप लीगैलिटी आप देखोगे कि वो लीगल है कि इलीगल है, वो आप उसको चेक करोगे, उसको वेरीफाई करोगे। फिर उसके बाद आप उसके कॉस्ट और बेनिफिट्स देखोगे कि कितने का वो मुझे इन्वेस्टमेंट पड़ेगा, मेरे काम का है कि नहीं है। ये आपको प्रिकॉशंस लेने ही लेने हैं। फिर उसके बाद आपको एक ऐसी प्रोफाइल बनानी है कि जिसमें आप रिस्क रिटर्न ले सको। मतलब अगर कोई रिस्क हो भी जाता है तो आप उससे रिटर्न ले सकते हो, आप कुछ एटलीस्ट कुछ अमाउंट ऑफ मनी तो आपको वापस मिले, वो आप असेस करना चाहते हो, वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, लिक्विडिटी जानना बहुत ज़रूरी है।
देन जो आपकी डिटेल्स हैं, जो कंपेयर द डिटेल्स विद अर्लियर इन्वेस्टमेंट, जो आपने पहले इन्वेस्टमेंट्स की थी उनके साथ अपनी डिटेल्स को, मतलब जो अब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है उनको कंपेयर करो, ठीक है। देखो कौन सी वाली सही थी, कौन सी वाली कम प्रॉफिट में गई थी। फिर हमेशा डील करो तो सिर्फ एक इंटरमीडिएरी के थ्रू करो। इंटरमीडिएरी मतलब एक ऑथराइज्ड इंटरमीडिएरी, मतलब जो भी, जैसे कोई भी दो पार्टनर्स हैं और उनके बीच में एक पर्सन है जो उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का एक वर्क कर रहा है, तो वो जो पर्सन होना चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टफुल होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए कि हाँ जब अच्छा उससे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं इनके बीच में मिसकम्युनिकेशन कर दो और वो पैसे लेके चला गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ऑथराइज इंटरमीडिएरी होनी चाहिए जिसके थ्रू आप डील करो। आगे इंटरेस्ट क्या होता है, तो इंटरेस्ट एक ऐसा अमाउंट है जो बोरोवर पर चार्ज किया जाता है क्योंकि उसने वो प्रिविलेज लिया था लेंडर्स की मनी को यूज़ करके। मैं आपको बताती हूँ इंटरेस्ट क्या होता है। अमाउंट चार्ज ऑन द बोरोवर फॉर द प्रिविलेज ऑफ यूजिंग द लेंडर्स मनी। लेंडर जो होता है, लेंडर मतलब देने वाला, जिसने मैंने आपको पैसे दे दिए, ठीक है, मैंने आपको पैसे दे, मैं आपने कहा कि मुझे चाहिए 10,000 रुपीज़, मैंने कहा ठीक है तू ये ले 10,000 रुपीज़, मुझे 2 महीने बाद मुझे इसके 10% रेट के इंटरेस्ट पे मेरे को तूने वापस करने हैं, तो तुमने भी कह दिया ठीक है। वो जो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 10% ऑफ, अब आप क्या करोगे, 10,000 प्लस 10% ऑफ 10,000 करके मुझे वो पैसे वापस करोगे। वो इंटरेस्ट था मेरा कि मैंने आपको इतने पैसे दिए, आपने उसको इस्तेमाल किया है, तो आप मुझे वो वापस इस रेट पे दोगे ताकि मेरे को उस चीज़ का कोई भी मतलब दिक्कत ना आए, ठीक है। व्हाट फैक्टर्स डिटरमाइन इंटरेस्ट रेट्स, कौन से क्या फैक्टर्स हैं जो इंटरेस्ट रेट को डिटरमिन करते हैं। सबसे पहला डिमांड फॉर मनी, कितने पैसे की डिमांड की जा रही है उस पे इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है। लेवल ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग्स, जितनी गवर्नमेंट जो जितना भी पैसा वो ले रही है, मतलब बोरो कर रही है उस लेवल पे भी, ठीक है। सप्लाई ऑफ मनी, कितना पैसा जा रहा है। Inflation rate, what was the inflation rate? It was the rate at which the cost of living increases, ठीक है। Then RBI and government policies, ये भी important है क्योंकि ये भी इंटरेस्ट रेट जो है डिटर्मिन करती है। So what factors determine interest rates? First of all, demand for money, then level of government borrowings, then supply of money, and then was RBI and government policies, and that was the last one was inflation rate. Then वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, अब 2 तरह के हैं, इससे भी आगे काफ़ी तरह के इन्वेस्टमेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन आप यहाँ पे 2 तरह के पढ़ोगे। 2 तरह के हैं, एक फिजिकल एसेट और एक है फाइनेंशियल एसेट। फिजिकल एसेट में जैसे फिजिकल एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो मूवेबल होते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह उसको लेके जा सकते हो, ठीक है। जैसे रियल एसेट हो, एस्टेट हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, ज्वेलरी, कमोडिटीज़, ठीक है, इसको हम कहते हैं फिजिकल एसेट्स, आप उसको उठा के रख के आ सकते हो, ठीक है। फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं जैसे एफडीज होगी, पोस्ट ऑफिस, ठीक है, फिर पोस्ट ऑफिस, स्मॉल सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑल दैट, इंश्योरेंस, प्रोविडेंट, पेंशन फंड, जो एक पेपर के ऊपर आपको लिख के दिया जाता है उसे हम फाइनेंशियल एसेट्स कहते हैं, ठीक है। इवन जो कैश है वो भी आपका फिजिकल एसेट में आएगा, फाइनेंशियल एसेट्स में नहीं आएगा। इसके बाद वी हैव शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑप्शंस। जब आपको पूछा जाए ना कि व्हाट आर द वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, तो आप वहाँ पे फिजिकल एसेट, फाइनेंशियल एसेट लिख के ही आओगे, साथ ही साथ आप शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी लिख के आओगे, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी ईजी। आपको मैं 5-6 पॉइंट्स बताऊंगी जिसमें हो सकते हैं, उनमें से आप एनी 4 भी लिखा है और ऑलमोस्ट सारे लिख के आ गए ना, तो यू विल गेट द फुल मार्क्स। एंड आई डू नॉट थिंक, क्योंकि ये मैंने खुद करके देखा एंड आई गॉट द फुल मार्क्स, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑप्शंस में सबसे पहले इनकी हेडिंग्स याद कर लो, 3 हैं, ठीक है, 3 है और तीनों के 4-4, 3-3, 2-2 पॉइंट्स हैं, कुछ भी ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले है सेविंग बैंक अकाउंट, मनी मार्केट, लिक्विड फंड्स या एफडी विद बैंक्स, ठीक है। मेरे साथ अब रिपीट करो इन्हें कि वेरियस शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑप्शंस अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट्स आर फर्स्ट सेविंग बैंक अकाउंट, देन मनी मार्केट और लिक्विड फंड्स, एंड द लास्ट वन वाज एफडीज विद बैंक्स। आप जब शॉर्ट फॉर्म में करोगे, पहले आपको हेडिंग याद होगी, अब आपको पता है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑप्शंस क्या थी। अच्छा ओके, व्हाट वर दे? सबसे पहला था हमारे पास
एफडीज विद बैंक्स, फिर सेविंग अकाउंट, सेविंग्स बैंक अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट, ओके। फिर उसके बाद था मनी मार्केट और लिक्विड फंड्स। तो ये हमारे 3 याद हो गए। अब इनके आगे मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। सेविंग्स बैंक अकाउंट में सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, उनको याद कर लेते हैं फटाफट। फर्स्ट बैंकिंग प्रोडक्ट पीपल यूज ऑफर लो इंटरेस्ट 4% to 5%, ठीक है। बस इतना कर लो, क्योंकि अगर तुम्हें ये भी क्वेश्चन आता है ना, ये वाला व्हाट आर वेरियस शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑप्शंस अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, और जो मैं तुम्हें बता रही हूँ वो तुम लिखा हो, तो यू विल गेट द फुल मार्क्स, क्योंकि आप इसमें सारा इंपॉर्टेंट मार्क करके जा रहे हो, आप वहाँ पे पूरा पैराग्राफ नहीं लिखोगे, ठीक है। तो सेविंग्स बैंक अकाउंट का क्या था, सबसे पहले फर्स्ट बैंकिंग, यस, फर्स्ट बैंकिंग प्रोडक्ट पीपल यूज की, सबसे पहला ये बैंकिंग प्रोडक्ट है जो लोग यूज करते हैं, और फिर दूसरा क्या है, ये लो इंटरेस्ट ऑफर करता है विच इज 4% to 5% पर एनम, ठीक है। दोबारा से एक बारी करें। सो पहली ऑप्शन क्या थी हमारे पास, सेविंग्स बैंक अकाउंट, और ये क्या थी, फर्स्ट बैंक प्रोडक्ट विच पीपल यूज, ठीक है। एंड द सेकेंड पॉइंट वॉज इट ऑफर्स रेट ऑफ वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 4% to 5% पर एनम, ठीक है। आगे मनी मार्केट और लिक्विड फंड, स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, प्रोवाइड इजी लिक्विडिटी, गिव बेटर रिटर्न्स देन सेविंग्स अकाउंट। ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि अब आप देख रहे हो ना कि अब यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा इंक्रीज होना शुरू हो रहा है, देख रहे हो। तो मनी मार्केट और लिक्विड फंड्स के आप फर्स्ट 2 पॉइंट्स पहले याद करेंगे, स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड्स, देन इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, कि ये शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करता है और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। समझ में आ रहा है कुछ मैं क्या बता रही हूँ आपको। देखो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में देखो ये वाला टॉपिक, मनी मार्केट और लिक्विड फंड्स आर अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड्स दैट इन्वेस्ट in extremely short term fixed income instruments and thereby provide easy liquidity। वही सब मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। बस उसके पॉइंट्स बना दिए, पॉइंट्स बना के आपके तो देखो हर एक लाइन का अपना अपना मतलब बन गया, और दूसरा टीचर को भी इंप्रेसिव लगेगा कि आपने पॉइंट्स में लिखा है, ठीक है। तो मेक श्योर क्लियर नाउ। Money market or liquid funds, so I told you that these are the specialized form of mutual funds, and the second point was that they invest in short term fixed income instrument, then provide easy liquidity and offers better returns than savings account. I know which one is a little bit difficult for you to revise, that is invest in short term fixed period. So it's like they invest in short term fixed income instruments, okay। now fixed deposits with banks, ठीक है, also known as term deposit, minimum investment period is 30 days and this is for low risk appetite investors। तो फिक्स डिपॉजिट विद बैंक्स इज क्वाइट वेरी इजी, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दो, कि आप इसमें क्या करते हो, सबसे पहले तो ये इसको हम टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं, और इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट पीरियड होता है 30 डेज, और ये किन लोगों के लिए सूटेबल है, जिनको रिस्क नहीं पसंद, जो लो रिस्क प्रेफर करते हैं कि कम से कम रिस्क हो, ठीक है, ये उनके लिए अच्छा है, ठीक है। तो आप बस ये लिख लो, राइट, ठीक है। अब मैं मनी मार्केट वाला दोबारा एक बार डिस्कस कर देती हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है आपको उसमें दिक्कत आ रही है। तो ये एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है म्यूचुअल फंड्स का, जो इन्वेस्ट करती है शॉर्ट टर्म फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में, ठीक है, और इजी लिक्विडिटी देती है, और ज़्यादा अच्छे हमें रिटर्न्स देती है सेविंग बैंक अकाउंट में। आगे है वेरियस लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑप्शंस अवेलेबल फॉर इन्वेस्टिंग। तो इसके अंदर आप देखोगे हमारे पास टोटल बहुत सारे हैं इसके अंदर, देखो हमारे एटलीस्ट म्यूचुअल फंड्स तक ही हैं, है ना, हाँ, इसके अंदर हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, तो इसीलिए हम इसको आपको करना है। तो आपको इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे पॉइंट्स इनके भी बना रखे हैं विच इज़ क्वाइट इजी टू रिवाइज फ्रॉम, तो यू कुड डू द सेम एज वेल। आप इसमें से सिर्फ आपको करना क्या, आपने देखना कि हाँ अच्छा ठीक है, मेन पॉइंट्स राइट इट डाउन। अब मैंने जैसे लिखे हैं यहाँ पे, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स हमारा लॉन्ग टर्म में आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर आपको आता है व्हाट आर द वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल फॉर द इन्वेस्टिंग, तो आप ये भी लिख सकते हो, आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म इकट्ठे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसी। तो आप क्या करोगे, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स में फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है जैसे कैन बी अवेल्ड थ्रू एनी पोस्ट ऑफिस, इंटरेस्ट रेट इज 8% पर एनम, पेड मंथली, मिनिमम अमाउंट इज 1000 रुपीज, मैक्सिमम अमाउंट इज 3 lakhs, मेच्योरिटी पीरियड इज 6 years, ठीक है। 10% bonus on completion but 5% deduction if withdrawn prematurely, ठीक है।
मैंने सारा इसमें से इम्पोर्टेंट जो है वो लिख लिया है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे पोस्ट ऑफिस सेविंग्स में कि हम ये किसी भी कैन बी अवेल्ड थ्रू एनी पोस्ट ऑफिस, ठीक है। देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम पेड मंथली, ठीक है। फिर मिनिमम अमाउंट इज 1000 रुपीज, मैक्सिमम अमाउंट इज 3 lakhs, देन मेच्योरिटी पीरियड इज 6 years, देन 10% बोनस ऑन कंप्लीशन एंड 5% डिडक्शन इफ विड्रॉन प्री मेच्योरली, कि मेच्योर हुई नहीं है आपकी सेविंग और फिर आपने उससे पहले ले लिया तो 5% उसका डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। और 10% जो है वो ऑब्वियसली बोनस जो है वो डिनाई हो जाएगा, लेकिन वो बोनस आपको तब मिल जाएगा जब मेच्योर हो जाएगी पूरी, मतलब 6th ईयर में आपकी मेच्योरिटी पीरियड 6 years की, जो 6th ईयर में आपको वो बोनस मिलेगा अगर आपने निकलवाए नहीं है पैसे, ठीक है। तो अभी दोबारा मेरे साथ एक बार रिवाइज करो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स का कि कैन बी अवेल्ड थ्रू एनी पोस्ट ऑफिस, ठीक है। देन इंटरेस्ट रेट इज 8% पर एनम, interest rate is 8% per annum which is paid monthly, maximum amount is 3 lakh, minimum amount is 1000 rupees, maturity period is 6 years, 5% deduction if withdrawn prematurely, 10% bonus if matured on completion, ठीक है। देन इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसे हम पीपीएफ भी बोलते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये किसी भी नेशनलाइज बैंक के थ्रू ओपन किया जा सकता है, टैक्स बेनिफिट्स अवेल किए जा सकते हैं। इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली होता है, मैच्योरिटी 15 ईयर्स की होती है, दैट्स इट, ठीक है। अब आप सुनोगे पीपीएफ का क्या होगा। सबसे पहले कैन बी ओपन थ्रू एनी नेशनलाइज बैंक, ठीक है। टैक्स बेनिफिट्स कैन बी अवेल्ड। देन इसका था इंटरेस्ट रेट इज 8% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली, एंड देन आपके पास आएगा मेच्योरिटी इज 15 ईयर्स। देखो सेम चीज है, यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली है, वहां पे पर एनम है, ठीक है। बट यहाँ पे जो भी है चलो ठीक है। अब विड्रॉल इज परमिसिबल एवरी ईयर फ्रॉम द 7th ईयर। मैंने आपको जितना बताया ना आप वो लिख दोगे, दैट इज ऑल। देन इज कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट, आपको अभी 2 मैंने बताए हैं। सबसे पहले था पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, देन पीपीएफ विच इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अभी इन दोनों को मैं डिस्कशन आपके साथ करूंगी, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। एक बार हम पीछे वाला सारा पक्का करके चलते हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स में मैंने आपको बताया कि दे कैन बी अवेल थ्रू एनी पोस्ट ऑफिस, ठीक है। फिर इसके अंदर इंटरेस्ट रेट इज 8% पर एनम, पेड मंथली, then minimum amount is 1000 rupees, maximum amount is 3 lakhs, maturity period is 6 years, 10% bonus if on completion but 5% deduction if withdrawn prematurely। फिर उसके बाद मैंने आपको पीपीएफ बताया, तो it can be opened through any nationalized bank, 15 years is the maturity period, ठीक है। फिर इसके अंदर मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट रेट इज 8% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। टैक्स बेनिफिट्स कैन बी अवेल्ड, ठीक है। ये मैंने आपको बताया। अब आ जाते हैं हम कंपनी फिक्स डिपॉजिट में से। तो ये होता है इंटरेस्ट जो होता है इसका 6 to 9% होता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स, बोरोइंग बाय कंपनीज फॉर शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये बोरो किए जाते हैं कंपनी से शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म के लिए एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो 6 to 9% के बीच में होता है, ठीक है। जो इंटरेस्ट है वो डिडक्शन ऑफ टैक्स के बाद हमें मिलता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट? सो दीज आर बोरोड बाय कंपनीज फॉर शॉर्ट टर्म टू medium term at a fixed rate of interest. The interest varies from 6% to 9%, ठीक है। फिर उसके बाद the interest is received after the deduction of tax, that's it, ठीक है। फिर आगे है बॉन्ड्स। तो ये प्रॉमिस होता है कि हम आपको प्रिंसिपल के साथ साथ जो भी फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा इतनी डेट को हम आपको देंगे ही देंगे, ठीक है। एक स्पेसिफाइड डेट पे आपको देंगे ही देंगे। ये एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है, एक डेट है, ठीक है, जो हमें मोर देन 1 ईयर जो है पर्पस होता है रेजिंग कैपिटल का, ठीक है। तो आप पहले क्या करोगे, सबसे पहले बॉन्ड्स क्या होते हैं, अ प्रॉमिस टू रीपे द प्रिंसिपल अलोंग विथ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अ स्पेसिफिक डेट और स्पेसिफाइड डेट विच इज द मेच्योरिटी डेट, ठीक है। पर्पस इज रेजिंग कैपिटल इशूड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो बॉन्ड्स क्या होते हैं, इट इज अ प्रॉमिस टू रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट विद द फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट
fixed rate of interest at a specified date which is the maturity date. Purpose raising capital, ठीक है, purpose of raising capital, and then it is issued by central or state government. Done. Now moving on to the next, which is the mutual funds, which is a very very important one, क्योंकि इसका आपके पास एक full fledged topic भी है. म्यूचुअल फंड्स का अपना ही एक टॉपिक है, आपका आगे चैप्टर्स में आएगा, ठीक है. तो हम इसमें से मैं आपको मेन अभी बता देती हूँ. तो म्यूचुअल फंड्स इज ऑपरेटेड बाय एन इन्वेस्टमेंट कंपनी. एक इन्वेस्टमेंट कंपनी इसको ऑपरेट करती है. ये पब्लिक से पैसा उठाती है, मतलब लेती है, और फिर उसे कुछ एसेट्स में इन्वेस्ट कर देती है, जो सब्सटीट्यूट होता है डोज, सब्सटीट्यूट फॉर डोज हु लैक रिसोर्सेज, टाइम एंड नॉलेज अबाउट इन्वेस्टमेंट. ये उन लोगों के लिए है जिनके पास ना तो पैसा है अच्छा खासा, ना टाइम है, और ना नॉलेज है इन्वेस्टमेंट की. तो वो क्या करेंगे, उनमें से उनसे पैसा ले लेंगी और ये दूसरे अच्छे ग्रुप ऑफ एसेट्स के अंदर ये पैसा इन्वेस्ट कर देंगी, ठीक है, अपनी नॉलेज के बेसिस पे. फिर इसके अंदर हमारे पास एक टर्म आती है नैव विच इज नेट एसेट वैल्यू, ठीक है. फिर नैव इज एक्चुअली कैलकुलेटेड बाय वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स माइनस एक्सपेंसेस ओवर नंबर ऑफ यूनिट्स इशूड. तो अगर आपको नेट एसेट वैल्यू आएगा तो आप ये भी लिख सकते हो, और नेट एसेट वैल्यू की भी एक प्रॉपर डिफाइन आएगी आगे, अभी नहीं है तो बाद में आएगी. जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके जो यूनिट्स हैं वो इशू किए जाते हैं, इशू और रिडीम किए जाते हैं फंड मैनेजमेंट कंपनी के बेसिस पे, जो कि फंड नेट एसेट वैल्यू के ऊपर डिटर्मिन होते हैं हर एक ट्रेडिंग सेशन के एंड पे. तो म्यूचुअल फंड्स क्या था, ये सबसे पहले ऑपरेटेड बाय एन इन्वेस्टमेंट कंपनी. इट रेजेस मनी फ्रॉम द पब्लिक एंड इन्वेस्ट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स, ठीक है. फिर उसके बाद दिस इज अ सब्स्टिट्यूट डोर फॉर दोज हु लैक रिसोर्सेज, टाइम एंड डू नॉट हैव नॉलेज अबाउट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है. फिर इसके बाद आएगा NAV विच इज नेट एसेट वैल्यू. NAV इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स माइनस एक्सपेंसेस ओवर नंबर ऑफ यूनिट्स इशूड. नेक्स्ट इज स्टॉक एक्सचेंज. तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स अंडर द सिक्योरिटीज कंट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 SCRA constituted for the purpose of assisting regulating the business of buying, selling or dealing in securities. Okay, so basically stock exchange क्या होता है. stock exchange एक body है individuals की, ठीक है, जो आती है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के तहत. उसके नीचे मतलब जो रेगुलेशन एक्ट है वो डिफाइन करता है स्टॉक एक्सचेंज को एक ऐसी बॉडीज इंडिविजुअल की जो कॉन्स्टिट्यूट करती है एक पर्पस, फॉर द पर्पस विच कॉन्स्टिट्यूट, इकट्ठी होती है एक पर्पस के लिए, एक असिस्टिंग रेगुलेटिंग एंड द बिजनेस ऑफ बाइंग, सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटी. सिक्योरिटीज़ के अंदर उसको उसके साथ डील करना, बिजनेस, सेलिंग और बाइंग, सेलिंग, रेगुलेटिंग एंड असिस्टिंग. तो वो उसको हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज. व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक एक्सचेंज? सो यू विल राइट द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 defines stock exchange as the body of individuals who constituted together for the purpose of assisting regulating the business of buying and selling और डीलिंग इन सिक्योरिटीज. तो हम उसको कहेंगे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है. फिर आपको पता होना चाहिए कि नेशन वाइड हम कौन सा यूज़ करते हैं. दैट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज. NSE was incorporated as a national stock exchange, right? Okay, so it seems like it's a long video for today, I guess, and wait for now. In tomorrow's lecture we will just complete it thoroughly. Thank you so much.